आइए अपनी गुफ्तगू का सिलसिले का आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। सबसे बड़ी खबर और सबसे तहलकाम की खबर, किसकी दौलत कितनी है, किसकी दौलत में कितना इजाफा हो गया, वो कौन कौन से वजीर है, वो कौन कौन से अराकीन असेंबली है, वो कौन कौन से सियासतदान है कि जिनकी दौलत में दिन दुगना इतनी इजाफा होता जा रहा है कि उनके पास इतना वक्त भी नहीं है कि जनाबे वाला वो अपनी दौलत को बता सके कि कितनी हो गई है, क्योंकि शायद इनकी दौलत इतनी ज्यादा बढ़ गई हो। और उसमें बहुत सारे शुरफा के नाम भी आते हैं। कहानी क्या है आज के प्रोग्राम में, वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या सियासत के मैदान में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है? क्या अब नए पुराने गद्दार नए मुहिब्बे वतन बनने वाले हैं, और जो मुहिब्बे वतन थे वो क्या गद्दार होने वाले हैं? आप कहेंगे ये बात कैसी मैंने कर दी है, लेकिन हकीकत यही है। जब कभी भी सियासत के मैदान में बड़ी तब्दीली रोनुमा होती है तो आपको पता है मेरा जुमला यही होता है। खान पर 2022 में जब अक्टूबर से पहले मैंने आपको जून में ये बात कही थी कि अब आपको इल्म होगा कि अब नए गद्दार बनने वाले हैं और पुराने गद्दार अब मुहिब्बे वतन होने वाले हैं। और उसके बाद इमरान खान के खिलाफ करारदाद आती है, बिलावल भुट्टो का मार्च होता है, और जो उस वक्त तक अमीन और सादिक कहलाते थे उसके बाद अब उनकी क्या सूरत हाल है। तो ऐसी ही तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, और ये इशारा कोई छोटा मोटा इशारा नहीं है। महमूद खान अचकजही साहब के जिसके मुतालिक और जिसकी पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के मुतालिक और दीगर बयानात बहुत ज्यादा वाज़ेह हैं। कुछ लोग उन्हें बहुत ज्यादा उसूल पसंद सियासतदान करार देते हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत में जब खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनकी हुकूमत बनी थी तो उनके साथ कौन कौन शामिल था वो सारे हकाइक मेरे सामने मौजूद है, लेकिन मैं बहरहाल उस पर बात नहीं करता। लेकिन एकदम से तब्दीली रोनुमा हुई है, और वो तब्दीली ये रोनुमा हुई है, ये इमरान खान ने यह फैसला किया कि महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बना दिया जाए, और उनका काम रुका हुआ था। दरख्वास्त एक अरसे से दी गई थी, लेकिन वो दरख्वास्त आगे नहीं बढ़ रही थी। मगर एकदम ये क्या हुआ कि महमूद खान अचकजई के लिए ये कह दिया गया कि जनाब अब वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे, तो क्या पाकिस्तान के ताकतवर लोग, पाकिस्तान की ताकतवर हुकूमत, पाकिस्तान का ताकतवर स्पीकर इस बात के लिए फौरी तौर पर मान गया कि हाँ जी जनाब अब दस्तखत कर दीजिए। क्या वजह बनी है कि अब उस पर दस्तखत हो रहे हैं, पहले ये दस्तखत नहीं हुए, और क्यों नहीं हुए, सवाल ये बनता है। अब राना सनाउल्लाह ने ये कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ की वजह से ये हुआ है। जरा सुनिएगा, गौर से समझिएगा क्यों। क्योंकि महमूद खान अचकजई नवाज शरीफ के बहुत करीबी दोस्त रहे। पिछले दिनों महमूद खान अचकजई लाहौर भी गए थे, और कहा यह जा रहा था कि इनके दरमियान बहुत ज्यादा राब्ते हुए हैं। महमूद खान अचकजई और नवाज शरीफ के दरमियान बहुत मुस्तहकम राब्ते हैं। लेकिन आपके जहन में एक सवाल पैदा हो रहा होगा, क्या नवाज शरीफ के कहने पर और नवाज शरीफ की हुकूमत और अब में इतनी ताकत मौजूद है कि वो कहे कि महमूद खान अचकजई को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनना है, इमरान खान के आदमी को अब बिल्कुल सपोर्ट के साथ बनना है, और वो मान जाए? क्या ये तमाम बात बगैर डील के हुई होगी? और डील अगर हुई है तो क्या हुई है? बहुत सारे लोग इसे इशारा करार देते हैं, और इशारा इस सेंस में करार देते हैं कि अब एक और नई तहरीक इंसाफ जन्म लेने वाली है। वो तहरीक इंसाफ और वो अपोजिशन बनेगी कि जो कि इमरान खान वाली अपोजिशन से मुख्तलिफ होगी। इमरान खान की अपोजिशन, इमरान खान की रिहाई का धरना देने वाले लोग अलग होंगे, और तहरीक इंसाफ का एक फैक्टर महमूद खान अचकजई के साथ चलेगा, जिसमें बैरिस्टर गौहर का फैक्टर शामिल होगा, जबकि दूसरी तरफ वाला फैक्टर राजा क्या नाम है उसका, सलमान राजा वाला फैक्टर होगा, अलीमा खान वाला रब्ता होगा, और इसमें आप तकसीम का सिलसिला शुरू होगा, और ये तकसीम आगे चलकर बहुत ज्यादा गहरी होती जाएगी। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अगर किसी को इस बात से ये उम्मीद है कि जनाब वाला इमरान खान का मामला यहाँ से हल होता हुआ नजर आएगा, अगर ऐसा होता तो शायद ये बात बहुत पहले हो चुकी होती, लेकिन अब भी ये होती हुई नजर नहीं आती है। अब एंड फोकस कीजिएगा इस सारी सूरत हाल पर, और इसी दौरान एक नई खबर आती है। बहुत सारे लोग इस बारे में चौंक जाते हैं कि ये खबर क्यों आई है। बहुत सारे अराकीन असेंबली की रुकनियत को मुअत्तल कर दिया जाता है। क्यों मुअत्तल किया जाता है? पहले तो इस बात को समझिए, हर साल 31 दिसंबर तक हर रुकन असेंबली को, हर मुंतखब नुमाइंदे को, जो कि कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली या फिर मेयर के ओहदे पर हो, उन सब लोगों को अपने गोशवारे जमा करवाना जरूरी होता है। मैंने इसी हवाले से कल शजील इनाम नेमन की आपको खबर दी थी कि उनके गोशवारे कितने हैं, तो शायद बहुत सारे लोगों ने ये बात को नहीं समझा था। लेकिन आज जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिन्होंने 31 तारीख तक अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए, उन तमाम की रुकनियत मुअत्तल हो गई है। लेकिन वो जैसे ही जाकर अपने गोशवारे जमा करवाएंगे तो उनकी रुकनियत फिर बहाल हो जाएगी। मगर सवाल एक बड़ा अहम बनता है, और सवाल ये बनता है, इसमें एक नाम आता है हाफिज नईमुर रहमान साहब का। अब आप सोचेंगे हाफिज नईमुर रहमान साहब का नाम क्यों आया, वो तो सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं है। लेकिन सवाल यह कि हाफिज नईमुर रहमान साहब सूबाई असेंबली का इलेक्शन जीते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक हल्फ नहीं लिया। इसी तरीके से फंक्शनल लीग के 3 अराकीन ऐसे हैं कि जिन्होंने आज तक हलफ नहीं लिया। इनके इलाकों के जो लोग जिन्होंने इन्हें वोट दिया है, ना ही इलेक्शन कमीशन इनकी इस जगह को खाली करार दे रहा है, और ना ही ये जाकर हल्फ लेकर सूबाई असेंबलियों के अंदर बैठ रहे ताकि वहां पर बात कर सके। मगर जाहिर सी बात है, वहां की एक सीट रिजर्व हुई है। अगर जमात इस्लामी समझती है कि वो सीट उनके ही किसी बंदे को मिलनी चाहिए तो मिल जाती। अगर हाफिज नईमुर रहमान साहब ने ये इसलिए दिया था क्योंकि धांधली हुई थी और वो सीट इनकी नहीं थी, तो फारूक साहब भी तो वहां पर जमात इस्लामी के नुमाइंदे बैठे हुए ना, वो भी इस्तीफा दे देते, लेकिन नहीं थी। मगर शुरफाओं में सईद गनी साहब ने भी अपने असासे जाहिर नहीं किए। जो स्पीकर सिंध असेंबली है, आप खुद समझिए कि अगर स्पीकर सिंध असेंबली खुद अपने वक्त पर गोशवारे जमा नहीं करवा रहा तो फिर क्या कीजिए। अब इन लोगों ने भी गोशवारे जमा नहीं करवाए। पता नहीं, मेरा ख्याल है सईद गनी साहब की भी कुछ दौलत में इतना ज्यादा शायद इजाफा हो गया हो,
हो गया हो कि उन्हें शायद उसको गिनने में इतना वक्त लग रहा हो कि भाई कितनी बड़ी गिनती है, कैसे जमा करें और किस तरीके से करें, तो शायद ये मसला हुआ हो। लेकिन शायद ऐसा मसला नहीं है, शायद वो बहुत ज्यादा सियासी कामों में मसरूफ हो, शायद उन्हें कुछ अमेरिका वगैरह लोग गए हुए उनके खानदान के, तो उनको जमा करने में मसला हो, कुछ भी हो सकता है। मगर हैरतअंगेज बात यह कि एक पार्टी का सरबराह भी भूल जाता है, और वो है खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। वक्त की पाबंदी बड़ी अहमियत रखती है ना, या फिर ये मामला है कि शायद खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को ये नहीं अंदाजा हो रहा कि उनकी दौलत में कितना इजाफा हो गया है या कमी हो गई है, या फिर जो है वो अब उनके पास घर रहा है या नहीं रहा है, उनके पास गाड़ी आई है या नहीं आई है, उनकी किफालत में जो बच्चे हैं उनके पास कितनी दौलत बढ़ गई है या नहीं बढ़ गई है। सारा डेटा तो जमा करना पड़ता है ना, कि कितनी दौलत आई, कितना गया, क्या पता नुकसान हुआ हो, क्या पता बच्चों की तालीम के अखराजात बहुत ज्यादा बढ़ गए हो, तो फायदा नुकसान। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने भी अपने गोशवारे जमा नहीं करवाए। इन सब लोगों ने क्यों नहीं जमा करवाए? कुछ लोग कह रहे हम देर हो गई हमें, कुछ लोग कह रहे हमें याद नहीं रहा। एक रुकन असेंबली को कि जो बार बार मुंतखब हो रहा हो, उसको ये बात ना मालूम हो कि 31 दिसंबर से पहले पहले जमा करवाने चाहिए। सन 2008 को छोड़िए, 1990 में भी खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब रुकन असेंबली रह चुके हैं। उन्हें क्या उस जमाने से लेकर अब तक का मालूम नहीं है हाफिज नईमुर रहमान साहब ने वो सीट छोड़ी है या नहीं छोड़ी है, गोशवारे जमा करवाए ना करवाए, उनकी मौत पे इलेक्शन कमीशन को नहीं बात की मालूम कि आज तक उन्होंने हल्फ ही नहीं लिया है। यानी हमारा निजाम को आप देखिए, अराकीन असेंबली को तो छोड़िए, खुद हमारे इलेक्शन कमीशन को आप ये देखिए कि जनाब इन लोगों ने आज तक हल्फ नहीं लिया, इनकी सीट आज तक क्यों बरकरार है, और फिर अगर ये जमा नहीं भी करवाते तो इनकी मोतली या नामोतली से क्या फर्क पड़ेगा। कुल मिलाकर 159 अराकीन असेंबली है, 159। आप सोचिए कि कितने जिम्मेदार लोग हमारी काबीना के अंदर, कितने जिम्मेदार लोग हमारे यहाँ पर स्पीकर की कुर्सी पर, कितने जिम्मेदार लोग हमारे यहाँ पर पार्टी के चेयरमैन पर, कितने सियासतदान हमारे यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, वुजरा मौजूद हैं कि जिन्होंने जमा नहीं करवाया अपना वक्त पर, और वो हर बार मुंतखब होते हैं, हर कानून साजी में उनका बड़ा अहम किरदार होता है, लेकिन नहीं करवाते हैं जनाब। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना, और बहुत सारे लोगों के पास गुर्बत भी बहुत ज्यादा हो जाती है। जैसे मैंने कल शजील इनाम नेमन का आपसे कहा था, आपको मैं नासिरुद्दीन शाह साहब के भी गोशवारे दिखा सकता हूँ, किसी दिन मैं नासिरुद्दीन शाह साहब के भी गोशवारे आपको दिखाऊंगा, किसी दिन मैं आपको जो है वो मुस्तफा कमाल साहब के गोशवारे भी दिखाऊंगा कि जनाब जिस तरह मैंने कल शजील इनाम नेमन साहब के दिखाए थे, आप सबकी मैं गोशवारे दिखाऊंगा, तो आपको अंदाजा होगा कि बेचारे कितने गरीब लोग हैं हमारे सारे पार्लियामेंटेरियंस, और जिनके पास कुछ मकानात तक नहीं थे, आज उनके पास मकानात कितने बढ़ गए हैं, उनकी दौलत किस तरीके से बढ़ गई है। ये बहुत सारी एक लिस्ट है, उन सारी लिस्टों में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोगों के नाम आएंगे कि जनाब किसकी दौलत कितनी बढ़ी है या कम हुई है। एक सवाल तो बनता है ना। अगली खबर एक बहुत अहम है, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जब से इस बात का इशारा दिया 3 महीने के बाद कि जनाब उनके कायदीन किसी की कैद में है या हिरासत में है या जब कुछ भी है, उसके बाद से एक नई बहस का आगाज हो चुका है। आज इस बहस में कूद पड़े हैं फवाद चौधरी, और फवाद चौधरी ने यह कहा है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जैसी जमातें यकीनी तौर पर मजहबी हवालों से पहचानी जाती है, मगर यह आरा पैदा करना कि इनके लोगों को लापता कर दिया गया है, यह ठीक नहीं है, बल्कि इन लोगों को बाकायदा अदालत में लाकर इनके जराइम की इनको सजा देनी चाहिए। फवाद चौधरी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का झगड़ा नया नहीं है। फवाद चौधरी और तहरीक लब्बैक का झगड़ा उस जमाने के अंदर भी हुआ था कि जब इमरान खान की हुकूमत थी, उस वक्त भी इन दोनों के दरमियान तलखी इस हद तक बढ़ी थी कि बाकायदा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने यह कहा था कि फवाद चौधरी मुज़ाकराती टीम का हिस्सा ना हो। एक बार फिर फवाद चौधरी ने तहरीक लब्बैक पर हमला किया और कहा कि बाकायदा इन्हें गिरफ्तार किया जाए और दीगर मामले। लेकिन फवाद चौधरी ने एक और बात भी कही है, फवाद चौधरी ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने में उन जमातों का बड़ा अहम किरदार था जो आज यहाँ पर साथ मिली हुई है। जैसे अख्तर मेंगल साहब हैं, अख्तर मेंगल साहब ने तहरीक अदम एतमाद किया, इमरान खान का साथ नहीं दिया था। महमूद खान अचकजई ने भी साथ नहीं दिया था, लेकिन आज यही लोग तहरीक इंसाफ के बहुत ज्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं। तो फवाद चौधरी ने कहा है कि जब ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाया जाता है तो फिर फौज के साथ बात करने में क्या हर्ज है। नुकता समझिएगा कि जब ऐसे लोगों से बात हो सकती है तो फिर हुकूमत और फौज के साथ क्यों बात नहीं हो सकती है। क्या वाकई में हुकूमत और फौज के साथ बात चल रही है, और अगर बात चल रही है तो अभी तक इनको क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि ये तो मेन मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी करते हैं।